आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑडिट में कैसे स्कोर कर सकते हो। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। आई हैव एन एग्जाम्शन इन ऑडिट। सो मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट में आपको कैसे स्कोर करना है। और ऑडिट में स्कोर करना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज टोटली ग्रुप वन जो डिपेंडेंट है आपका वो सिर्फ ऑडिट पे है। अगर आप ऑडिट में पास कर लियो, अगर आपका ऑडिट में स्कोर है, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू पास योर ग्रुप वन एग्जाम। सिर्फ ग्रुप वन पास करने से रोकता कोई वो है सिर्फ ऑडिट। क्योंकि क्या होता है, बच्चे ऑडिट को उस तरह नहीं पढ़ते जैसे वो बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि ऑडिट में पूरे 100 मार्क्स का आता है। जैसे कि पूरा एस एफ एम एफ आर 100 मार्क्स का, ये भी पूरा 100 मार्क्स का ही आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इसमें भी स्कोर करना हो तो इसमें क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि ऑडिट में जो भी एसेस है वो आपको डेली बेसिस पे करने चाहिए। अगर आप उसको 2 दिन में पढ़ लो पूरा और फिर 10-15 दिन हाथ ना लगाओ, फिर 1 महीने बाद अगर आप उसको टॉपिक को फिर से लो, आपको कुछ रिटेन नहीं होगा। अगर यही आप डेली बेसिस पे ऐसे सब रिवाइज करो, हार्डली एक ऐसे को रिवाइज करने में 5 to 7 मिनट्स जाते हैं। एक बार आपने सब पढ़ लिया ठीक से, फिर उसको सिर्फ रिवाइज करना है, 5 से 7 मिनट जाएगा। अगर आप सुबह एक ऐसे लास्ट में रात को सोते हो कि ऐसे रिवाइज कर लो, तो 2 एसेस आपके हो जाते हैं। हार्डली देर आर 25 to 30 एसेस। तो ये सभी ऐसे रिवाइज करना डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। एक बार कर लिया, फिर से 1 महीने बाद जाके रिटेन करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, ऑडिट क्रैक करना है, पूरा ग्रुप वन क्रैक करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी चैप्टर से आपका एबीसी एनालिसिस का अगर आप इसका करो आप, तो ए कैटेगरीज में चैप्टर है कंपनी ऑडिट एंड प्रोफेशनल एथिक्स। जो दोनों भी चैप्टर्स है ना, कंपनी ऑडिट पूरा हो जाए, प्रोफेशनल एथिक्स, लोगों को लगता है कि अगर सिर्फ यही कर लिया तो आप ऑडिट में पास हो जाओगे। बट इसमें क्या होता है ना, आपकी एक्यूरेसी कम रहती है। अगर आप ये जो दोनों भी चैप्टर्स है ये पूछे जाते हैं एग्जाम में 25 से 30 मार्क्स के लिए। बट जो भी मार्क्स मिलते हैं ना बच्चों को, दे हार्डली स्कोर 15 to 18 मार्क्स। हाँ, कुछ एक दो एक्सेप्शंस हो गए, बट 15 to 18 मार्क्स आर दी एवरेज स्कोर फॉर दिस। तो 15 से 20 मार्क ही इसमें मिल पाते हैं। एक्यूरेसी काफी कम है इसमें। 90% एक्यूरेसी तो कोई ला ही नहीं सकता इन दोनों चैप्टर्स में मिला के, क्योंकि क्या होता है, क्लॉजेस सभी डिफरेंस है। जो कुछ कुछ आपको प्रॉब्लम देता है कि जो भी इथिक्स का क्वेश्चन है, प्रोफेशनल इथिक्स का क्वेश्चन है, ये कौन से क्लॉज में जाएगा। तो क्लॉज अगर आपने रॉन्ग कोट कर दिया तो उसके भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो श्योरिटी नहीं है इन चैप्टर्स में क्या ये हमें पूरा 100% पासिंग मार्क्स दे दे। तो उससे अच्छा है कि ये दोनों चैप्टर्स तो करने ही करने हैं जो कि ए कैटेगरी में, बट आप बी और सी कैटेगरी को छोड़ो मत। एबीसी कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि इस पे ज्यादा फोकस देना है, बी पे कम, सी में थोड़ा सा कम, बट फोकस देना है। फोकस तो तीनों पे देना है। एबीसी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ए चैप्टर्स करके जब बी और सी को छोड़ दो, बी सी कैटेगरी को पूरा छोड़ दो। फोकस तो सभी पे करना है, बट कितना करना है वो इसके लिए एबीसी कैटेगरी होता है। और किसी का एबीसी कैटेगरी देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको आपको पता चाहिए कि आपको किस चीज में ज्यादा फोकस करना है और किस चीज में कम। बट फोकस तो सभी पे करना है। बट लोग एबीसी एनालिसिस करके ये समझते हैं कि सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स करने ही नहीं किए तो भी चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर स्कोर करना है तो सभी चैप्टर्स करने ही पड़ेंगे, और पास भी होना है तो भी सभी चैप्टर्स करने पड़ेंगे। बिकॉज आईसीआई भी एबीसी कैटेगरी, वो जरूर देखते होंगे कि एबीसी कैटेगरी बच्चे ये छोड़ेंगे, ये करेंगे, तो वो वही चैप्टर से क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपने छोड़ा हो। तो इससे बेटर है कि आप सभी चैप्टर्स करके जाओ। कुछ कुछ चैप्टर्स तो सिर्फ रीडिंग के बेसिस पे ही आप कर सकते हो, जैसे कि कंसोलिडेशन का जो चैप्टर है, जिसमें कंपोनेंट ऑडिटर एंड प्रिंसिपल ऑडिटर के बारे में बताया गया कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर और प्रिंसिपल ऑडिटर सेम हो तो क्या प्रोसेस रहती है, अगर दोनों डिफरेंट हो तो क्या प्रोसेस रहती है, अकाउंटिंग में कैसे होता है, ऑडिटिंग में कैसे होता है। तो इन सब की नॉलेज उस चैप्टर में दी गई है। अगर आप सिर्फ वो एक दो बार अच्छे से रीड कर लो तो वो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो फिर वो रीडिंग के बेसिस पे ही आप लिख सकते हो। कुछ कुछ चैप्टर तो ऐसे जैसे कि 10 से 15 पेजेस में ही, 20 पेजेस, हार्डली 20 पेजेस के चैप्टर्स है। अगर उसमें से भी कर लिया ठीक से, देन यू आर गेटिंग श्योर वन क्वेश्चन अबाउट इन दैट फ्रॉम दैट चैप्टर। जैसे कि आपका जो चैप्टर है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, राइट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, 15 से 20 पेजेस में आते हैं। और एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट आता है उसमें से। नवंबर 22 में तो 2 क्वेश्चन आ चुके थे फ्रॉम दैट चैप्टर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगर आपने ये ठीक से कर लिया ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चैप्टर, तो 15 से 20 पेज में आपको 5 से 10 मार्क्स तो मिल ही जा रहे हैं। तो ये चैप्टर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है करना। और जो भी ऐसे चीजें हैं ना जो डायग्रामेटिकल फॉर्म में दिया गया है, एक क्वेश्चन जो आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है, चार्ट में एक्सप्लेन किया गया है, ये तो डेफिनेटली आईसीआई पूछता है। हार्डली जो भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी, अगर फॉर सपोज सपोज 20 क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में, तो 5 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो डायग्रामेटिकल फॉर्म में होंगे, आपके मॉड्यूल में होंगे, तो आपको वो सबसे पहले ध्यान देना है। उसी से ही क्वेश्चंस पूछती है आईसीआई। और वो आपको छोड़ना ही नहीं, डायग्राम में कुछ दिखा, इंपॉर्टेंट है, वो पूरा करके जाना है। देन कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि आपको काफी बड़े हैं, वो उसमें से आप पूरा तो नहीं देख सकते। जैसे कि बैंक हो गया,
एनबीएफसी हो गया, इंश्योरेंस ऑडिट हो गया। तो बैंक में जो भी कॉमन चीज़ें हैं ना, जैसे कि कैश हैंडल करना, जैसे कि फिक्स असेट, ये वो जो भी इनके बारे में बताई गई ये चीज़ें, तो ये आपको तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें आप रीडिंग कर लो सिर्फ। बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आपको गो थ्रू करना ही है, क्योंकि वो चीज़ जो भी है जो आपको नहीं आने वाली है, जो आप रीडिंग के थ्रू नहीं लिख सकते, तो आपको अच्छे से देखनी है, बार बार रीड करनी है। रीड की वजह से लर्निंग इज व्हाट, रट्टा मारना एक अलग बात होती है और लर्निंग अलग बात होती है। रट्टा मारना कि हम पता नहीं है क्या चल रहा है, हम सिर्फ रटे जा रहे हैं। बट व्हाट इज लर्निंग? इफ वी रीड समथिंग, वी अंडरस्टैंड इट, देन वी अगेन रीड इट टू लर्न इट। ये लर्निंग कॉन्सेप्ट होता है। रट्टा मारना काफी अलग कॉन्सेप्ट है, तो लर्न करनी है ये चीजें। फिर उसके बाद जो 2-3 और चैप्टर्स है, जो थर्ड मॉड्यूल्स है, जैसे पीएसयू ऑडिट हो गया, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो चैप्टर्स है, ये रिलेटेड है आपके लॉ के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर। तो आप जो भी चैप्टर्स है ना, वो उनके साथ भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर्स आपको लॉ में भी मिलेगा, उसके साथ स्टडी करोगे तो दोनों आसान हो जाएगा। दोनों भी आसान हो जाएगा स्टडी करना, चैप्टर दोनों तरफ ही है। जैसे कि और एक चैप्टर जो एफआर का चैप्टर है, दैट कंपनी ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर, उसमें भी आपको उनकी नॉलेज मिलती है थोड़ी कि सब होल्डिंग सब्सिडरी में, तो वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है, तो वो उसके साथ पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर आप डीटी पढ़ रहे हो, डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, देन डायरेक्ट टैक्स में भी जो भी हमारा टैक्स का रिलेटेड चैप्टर है, वो भी आपका वही कवर हो जाएगा। जो भी नंबर ऑफ फॉर्म्स है, जो भी है, वो सब वहाँ कवर हो जाएगा। तो ये सब कनेक्टेड चैप्टर्स उन सब्जेक्ट के साथ पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि आप सभी चैप्टर्स करके जाओ, डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड इन ऑडिट। बट इफ यू स्कोर द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स, जो कि आपने 2-3-4 चैप्टर्स बना लिए, सिर्फ उतने ही स्टडी करोगे, तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि सब चैप्टर्स करने के बाद आपको होल्ड रहेगा पूरा इस पे, देन यू आर कॉन्फिडेंटली गोइंग टू गो इन एग्जाम, राइट एवरीथिंग एंड यू विल स्कोर इन इट। सो बेस्ट ऑफ लक ऑडिट में। आप ऐसे ही पढ़ना, डेफिनेटली पूरे चैप्टर्स पढ़ना, यू विल पास। एंड इफ यू पास द ऑडिट, यू विल पास ग्रुप 1 एंड यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू आर pending with group 1. So thank you for watching the video. I hope you like it.